ठीक है। तो ये जो दूसरी कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, इसमें कई सारे इस कविता को अगर आप देखें, इसमें कई सारी बातें देखते हैं, कविता को पढ़ते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकलता है। बात स्पष्ट है कि जब कवि पढ़ रहे होते हैं उच्चारण करके, या किसी चीज का उच्चारण कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तब वो चंपा आ जाती है और आकर वह सोचती है कि कैसे मतलब इन जो कागज पर जो काले काले रंग या चिन्ह उकेरे हुए हैं, उसका भी कोई नाम हो सकता है, उसको भी एक नाम से या उसको पुकारा जा सकता है। और क्या कह रहे हैं, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। यानी चंपा पढ़ती तो नहीं पर काम करती है, और पढ़ने वाला ही काम का होगा ये भी जरूरी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ती है तो किसी काम की नहीं है या वो बेकार है, वो काम करती है। और वो उसका जो जीवन है, उसके पिता का जिस तरह का पेशा है या जिस तरह का समाज है, वो उस समाज से जुड़ी हुई। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है। तो ये चंपा के चरित्र की विशेषता है कि चंपा जो है नॉर्मल है, वो हमारी तरह है। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसमें किसी तरह की कमी है। नटखट भी है। और आप देखिए कि ये प्रयोग है, मतलब जिस तरह से त्रिलोचन ने नटखट लिखा है, वो न अलग है, ट अलग है, ख अलग है, ट अलग है। तो त्रिलोचन जो है अपनी कविता में वो ध्वनि पैदा करना चाहते हैं कि जब आप नट न ट खट पढ़ेंगे तो उसके नटखट होने का आपके अंदर वो भाव पैदा हो, आप उस ध्वनि से जुड़ पाए, वो दृश्य आपके सामने आ सके। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो ये चंपा के और कवि के बीच का जो रिश्ता है, और चंपा के जो पूरा होने का जो उसका दृश्य है, उसको अभी तक की पंक्तियां जो हमारे सामने रखती है कि चंपा एक लड़की है, इतनी देर में हमारे सामने एक पूरी कहानी आ गई कि चंपा एक बच्ची है जो कवि को बहुत आश्चर्य से देखती है जब वो पढ़ते हैं या आवाज निकालते हैं, वो क ख या जो भी किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तब। और उसके बाद चंपा जो है, उसका जो सामाजिक परिवेश है, वो किस तरह के परिवार से आती है, किस तरह के समाज से आती है, और फिर उसका स्वभाव क्या है, वो किस स्वभाव की है, ये यहाँ तक अभी तक कवि ने स्पष्ट कर दिया। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। तो कहती है कि तुम कोई काम वाम तो करते नहीं हो, क्योंकि वो अपने पिता को, अपने समाज के लोगों को और बाकी लोगों को देखती है कि सब अपनी रोजमर्रा के लिए, जीने के लिए, जीवन यापन के लिए सुबह से लग जाते हैं। सब लोग कुछ न कुछ काम कर रहा है। पर वो जब त्रिलोचन को देखती है कि अरे भाई, ये तो दिन भर कुछ ना कुछ लिखता उखता रहता है, तो क्या यह भी एक तरह का काम है? क्या इस काम से भी जीवन चलता है? जब उसका ये सवाल होता है तो ये सवाल तो बहुत मासूम है कि क्या पढ़ने लिखने से मतलब जीवन चलता है या नहीं, या चलता भी है या नहीं, उससे बड़ा सवाल है क्या यह काम अच्छा है, पढ़ना लिखना अच्छा काम है। तो यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है, क्योंकि जवाब मैं देता नहीं, जवाब चंपा को मिलता नहीं, तो फिर वो ठीक है, वो कवि का रुख देखकर चुप हो जाती है। फिर एक दिन की बात है कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा
कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो हर कोई पढ़ा लिखा जो होता है वो ये चाहता है कि दूसरे लोग भी उसकी तरह पढ़े लिखें। और जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, जरूरी है पढ़ना लिखना, कि पढ़ना लिखना आना चाहिए, इतना कि कम से कम काम चल सके, ये हमारी सोच है। और ये कह रहे हैं कि तुम पढ़ लो तो बहुत सारे हारे गाढ़े, मतलब ऐसे काम, अगर तुम कभी फंस गई, कोई परेशानी हुई, तो वो सारा काम जो है वो तुम्हारा निकल जाएगा तुम्हारी पढ़ने से। और गांधी बाबा, मतलब जो, क्योंकि गांधी का एक अखिल भारतीय और समाज में गांव तक में जो उनके विचारों की या उनकी पहुंच है, इसीलिए वो गांधी से गांधी बाबा हो गए बहुत जगह। और बहुत सारे लोग उनके विचारों को मानते हैं, गांधी के बहुत सारे विचारों से असहमत होते हुए भी गांधी के बहुत सारे विचारों से सहमत तो होते हैं। तो कह रहे हैं कि वो उनकी ये इच्छा है कि सब लोग पढ़ना लिखना सीखें। कोई भी देश तभी तरक्की कर पाता है, कोई भी समाज तभी तरक्की कर पाता है जब वो पढ़ना लिखना सीखता है, या वहां पर पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है। जैसे हम अपने राज्य में ही केरल की बात करते हुए बताते हैं कि वहाँ जो साक्षरता का दर है इतना है, और केरल का समाज जो है, हमें बताया जाता है कि वो हमारे देश में बाकी राज्यों की तुलना में बहुत उन्नत समाज है। और केरल के समाज की एक खासियत ये भी है कि वहाँ काम करने को बुरा नहीं माना जाता है। मतलब मेरे जो दोस्त हैदराबाद में पीएचडी करते थे, और जब वो अपने घर वापस जाते थे तो छुट्टियों में वो काम करते थे। मैं उनसे पूछता था कि क्या करोगे छुट्टी में, तो वो कहते थे कि कोई काम मिलेगा काम करेंगे। काम भी कैसा, जैसे ईंट ढोने का काम, कि कहीं बिल्डिंग बन रहा है, वो कहते थे पूरा पैसा मिलता है, एक दिन का 650 या पता नहीं कितनी मजदूरी है, तो घर में बैठकर क्या करें। तो उनके यहाँ समाज में, मतलब किसी का ईंटा ढोना या मेहनत करना बुरा नहीं माना जाता। तो एक ये उदाहरण, तो जो भी है, तो पढ़ा लिखा समाज जो है वो थोड़ा बेहतर ढंग से सोच पाता है। लेकिन चंपा जो है उस गांधी बाबा को ही नकार देती है। वो कहती है कि भाई आप तो कहते थे कि गांधी बहुत अच्छे हैं, और जब वो अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ने लिखने के साथ ही आपकी बहुत सारी चीजें जो है बचपन में छिनती जाती है। मतलब आपको एक अनुशासन में रहना पड़ता है। आप समय से खेलने जा सकते हैं, दिन भर नहीं खेल सकते, दिन भर हंसी ठिठोली नहीं कर सकते, कभी भी यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकते। तो आपकी आजादी पर वो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। ये बेहतर होता है कि आप हंसते गाते भी पढ़ते जाते, या हम पढ़ लेते, पर ऐसा होता नहीं है। और पढ़ाई के साथ साथ होता क्या है कि धीरे धीरे वो आपकी क्षमताओं को लिमिट करता जाता है। मतलब कि आप पढ़ लिख करके ऑफिसर्स तो बन सकते हैं, नौकरी तो कर सकते हैं, पर रोजमर्रा के कामों से वो आपको दूर करता जाता है। आप कुदाल चलाने की तकनीक भूलते जाते हैं, आप कढ़ाई बुनाई की तकनीक भूलते जाते हैं। तो वो एक तरफ अगर आपकी क्षमताओं का विस्तार करता है, तो दूसरी तरफ आपको बिल्कुल क्षमताओं को एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि एक ही दिशा में देखो। तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। खैर, मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह जाएगा, कुछ दिन बालम साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ो। अब यहाँ पर उस समाज की जो मुख्य समस्या है, मुख्य चुनौती है, वो उभर कर आती है कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। और ये भी कि एक समाज एक लड़की के बारे में पढ़ने लिखने के बाद भी कैसे सोचता है। वो यही सोचता है कि वह अपने पति को पत्र लिख सके, क्योंकि अंततः तो उसकी शादी हो जाएगी, फिर गौने होकर वो जाएगी, कुछ दिन पति साथ में रहेगा, लेकिन पति को कमाना है तो वह बाहर जाएगा। तो ये हमारे एक समाज की सोच भी है कि पढ़ना लिखना उतना ही तक जितना तक में तुम्हारा काम चले। और ये कि कुछ दिन बालम जब साथ रहे, यानी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहकर जब कलकत्ता चला जाएगा। एक समय था जब पूरा यूपी बिहार के लोग कलकत्ता जाते थे कमाने के लिए, क्योंकि गांव में काम नहीं होता था। बहुत सारा यूपी बिहार का क्षेत्र कभी बाढ़ से तो कभी सूखा से प्रभावित रहता था।
और लोगों को मजबूरी में काम करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता था। इसीलिए कलकत्ता पर बहुत सारी कहानियां हैं कि बलिया की दो बहनें जो भाग गई थी वो आज भी हावड़ा ब्रिज पर मिल जाएंगी, या फिर कलकत्ता जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे, वहां की औरतों को काला जादू आता था। और वो लोगों को मतलब मर्दों को सुग्गा बनाकर रख लेती थी। जैसे सुग्गा को पिंजरे में रखा जाता है, पाला पोसा जा सकता है, या अपनी अपने इशारों पर नचाया जा सकता है, उस तरह से पुरुषों के साथ करती थी। ये सारी कहानियां प्रचलित थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच था, क्योंकि यहाँ से इतने दूर से जो मर्द काम करने जाते थे वो वहां फिर वो दूसरी शादी कर लेते थे। पत्नियों को लगता था कि उनके पति जो हैं वो दगा कर नहीं सकते, वो धोखा दे नहीं सकते। जरूर उनके मन को भरमा लिया गया होगा, उसको किसी तरह से उसकी बुद्धि को मतलब हर लिया गया होगा। तो ये यहाँ की औरतों की सोच थी। क्यों क्यों क्योंकि पुरुष के खिलाफ सोचा नहीं जा सकता है, तो पुरुष गलती करेगा नहीं। तो जब वो चला जाएगा और अगर तुम उसके साथ किसी तरह का कनेक्शन नहीं रखोगी, तब फिर तुम्हारी वो जो शादी है वो धीरे धीरे विफल होती जाएगी। तो जब वो कलकत्ता जाएगा तब तुम उसको संदेशा दे पाओगी, वो जो लिखेगा वो समझ पाओगी, तुम अपने बातें उस तक पहुंचा सकती हो, उससे सवाल पूछ सकती हो, मतलब कैसे हो, नहीं हो, क्या चल रहा है, इसी तरह की बात, और उसकी बातों को समझ पाओगे। और इससे भी तुम्हारा पति जो है एक तरह से तुमसे जुड़ा रहे। तो एक कि पढ़ना लिखना उतना ही जितने में शादी में कहीं बाधा उत्पन्न नहीं हो। दूसरा, शादी के बाद जो बाधा उत्पन्न हो उसको पढ़ना लिखना जो है दूर करने में मदद करेगा। और तीसरा कि उस समय की जो परिस्थिति थी पूरी हिंदी प्रदेश की, इतनी गरीबी थी, इतनी बेरोजगारी थी, इतना अकाल था कि लोगों को मजबूरी में काम करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता था। मैंने आपको त्रिलोचन पढ़ाते हुए भी ये बताया था कि भोजपुरी में एक ठुमरी है, मतलब एक गीत है, लोक गीत है, जिसका वो गाना ही है कि पिया जो है कि वो कलकत्ता जा रहे हैं, और वो कह रही है कि जिस ट्रेन से मेरा पिया कलकत्ता जाएगा पानी बरसे और उस ट्रेन का जो टिकट है वो गल जाए और वो नहीं जा पाए। जौने टिकसवा से पिया मोरा जइहे, बरसे पानी टिकस गल जावे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए। ये गीत है। और फिर उसके बाद है कि जिसके यहाँ मेरा पति जो है वो चाकरी करता है, उसके ऊपर कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब वो रहे ही नहीं, मैं भूल रहा हूँ कि वो वही मतलब ना बुला सके उसको। और कलकत्ता को लेकर इस तरह की कई कहानियां हैं। कलकत्ता ने कई घरों को मतलब कहा वीरान किया। और वो मतलब ये कलकत्ता की गलती नहीं है, गलती हमारे समाज की थी आजादी के बाद, कि वो सपने जो हम लोगों ने देखे थे कि सब कुछ खुशहाल होगा, अच्छी खेती होगी, उद्योग धंधे हर क्षेत्र में होंगे, ना किसी को कहीं जाना नहीं होगा, पलायन नहीं करना होगा। आप जब भी कहीं नए शहर में जाते हैं तो आप मारे मारे ही फिरते हैं। आप एक फिल्म कभी मौका मिले, बहुत पुरानी फिल्म है, फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन, बलराज साहनी की फिल्म। आप उसमें देखेंगे तो भी उसमें कलकत्ता के बारे में कैसे जाके वो मजदूरी करता है। और जब कोई नए शहर में जाता है तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उनको कैसी स्थितियों में रहना पड़ता है। लोग ये समझते हैं कि वो शहर में है, कमा रहा है, एक एक रूम में 10-10-15 लोग रहते हैं, बाथरूम वगैरह की अलग से परेशानी होती है। और ये जो मकान होते हैं बहुत कच्चे तरह के होते हैं, बहुत खराब जगहों पर होते हैं, मतलब शहर के मतलब गंदे जगहों पर होते हैं, मतलब बहुत बदबू होती है। तो ये सारा जो सच है, इसमें एक तरफ जो स्त्री पक्ष है और एक तरफ जो है उनके आजादी के बाद के देश की सच्चाई। और पलायन तो आज का भी सच है। आज भी लोग कहाँ अपने इतने कोविड की त्रासदी के बाद भी फिर वापस लोग गए, फिर वापस आए, और ये लगातार जो है अब आना जाना लगा ही हुआ है। तो फिर चंपा कहती है, हाँ, कैसे पत्र पढ़ोगी चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। मतलब जो तर्क हैं पढ़ने के, वो तर्क जो है वो कभी जो है उसके सामने रखा है।
चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो ये वो चंपा है जो शब्दों को जब वो उच्चरित होती हैं तो बहुत आश्चर्य से देखती है, और उसको लगता है कि सचमुच इसको बोलकर पढ़ लेने से क्या, मतलब कुछ ज्ञान हो जाता है क्या, या कुछ कुछ फायदा होता है क्या, कुछ अच्छा काम है क्या। तो जब वो कहती है, जब वो कहते हैं कि पढ़ लो, इससे तुम्हारी शादी जो है वो सफल हो जाएगी, तो कहती है कि तुम कितने झूठे हो, मतलब मुझे तुम बरगला रहे हो, तुम मुझे उन बातों में फंसा रहे हो क्या। सफल शादी का निराकरण जो है कि मेरा मतलब जो है, मेरा पिया जो है या मेरा पति जो है मुझसे वो प्यार करता रहेगा, वो पढ़ लेने से हो जाएगा क्या। पढ़ाई इसका जवाब है कि अगर कोई शिक्षित लड़की है तो क्या उसका पति उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मतलब तुम क्या कह रहे हो, तुम जो उपाय बता रहे हो, जो वजह रीजन दे रहे हो, जिस कारण से मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हो, उस कारण में तो कहीं कुछ मतलब कोई मतलब लॉजिक ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो कहती है मैं ब्याह कभी नहीं करूंगी, अगर ऐसा है तो फिर ब्याह ही नहीं करना है, और अगर अगर ब्याह कर भी लिया तो मैं अपने बालम को साथ रखूं, और इसके लिए मुझे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे उन किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किसी का साथ रहना इस बात से कहीं से भी तय नहीं होता है, और उसको मैं कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगा। और कलकत्ता पर बजर गिरे यानी वज्र गिरे, यानी वो बर्बाद हो जाए कलकत्ता। अगर कलकत्ता ऐसा है कि जहां जाने से या जो लोगों को बिछुड़ने के लिए मजबूर कर दे, मतलब जिस तरह के शहरों की संस्कृति बनी, हर शहर ने हर गांव को लगभग मतलब वहां के काम करने वाले लोगों को वीरान करने का काम किया। जैसे कल हम केदारनाथ सिंह को पढ़ते हुए ये देख रहे थे कि बाघ भी जो है वो शहरों को बहुत तिरस्कार की नजर से देखता है, और जब भी कोई बैलगाड़ी या लोग शहर की तरफ जाते हैं तो उसको लगता है कि ये अपना कुछ खो रहे हैं, अपना जमीन खो रहे हैं, अपना वजूद खो रहे हैं। तो अगर शहर ऐसा होता है कि वो मतलब लोगों के वजूद को खत्म कर दे, लोगों के रिश्तों को न संभाल कर रख सके, तो ऐसे शहरों की जरूरत नहीं है, और ऐसे किसी तरीके की जरूरत नहीं है। तो अगर पढ़ना लिखना भी तभी सार्थक है जब आपके समाज में मतलब कि वो सौहार्द बना रहे, सब सब लोग खुश रहें, सबको बराबरी का हक हासिल। और ये एक बहुत मतलब चंपा जो है मतलब बहुत प्यारे ढंग से ये बात कहती है, मतलब वो बिल्कुल भी मतलब उस अंदाज में नहीं कह रही जिस अंदाज में मैं आपको कह रहा हूँ कि बराबरी का हक हासिल हो। वो इतनी मतलब इस पात्र मतलब कविता की जो पात्र है उसको इतनी अक्ल नहीं है, मतलब अक्ल नहीं है मतलब हमारे शब्दों में, मतलब हमें ये लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के पास अक्ल नहीं होती है, जो कि दुनिया की सबसे झूठी बात है। शायद उनके पास ज्यादा होती है। जो जिंदा है, जो अपने आप को बचा के रख पा रहा है, सदियों से अपना पालन पोषण कर रहा है, प्रकृति के साथ, जंगल के साथ, नदी के साथ वो बचा हुआ है, बाढ़ में बचा हुआ है, सूखे में बचा हुआ है, इतने बाढ़ में वो नदी से जिस तरह का काम करना लेना होता है वो ले लेता है, जंगलों में बच गया, इतने साल की मतलब हजारों साल की यात्रा करके मानव यहाँ तक पहुंचा है। और उसके बाद अगर हम ये कहें कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है उसके पास अक्ल नहीं होती है, वो समझदार नहीं होता, उसको दुनिया की समझ नहीं है, तो ये दुनिया की सबसे झूठी बात है। चंपा यही कह रही है कि पढ़ने लिखने वालों, सारी समझ तुम्हारे पास नहीं है, रिश्तों को बचाने के, जीवन को जीने के और भी बहुत सारे तरीके। हाँ, पढ़ने लिखने से जिंदगी आसान होती है, पर किसके लिए आसान होती है? उसके लिए जिसके पास ये सुविधा हासिल है, जो पढ़ लिख सकता है, जो स्कूल जा सकता है, जो कॉलेज जा सकता है। पर जो नहीं जा सकता उसकी तो कहीं हम बात ही नहीं करते, और हम बहुत आसानी से ये मान लेते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेवकूफ है, जबकि ये बिल्कुल ही मतलब कि बेसिर पैर वाली बात है। कि कहते हैं ना कि कोई भी भाषा जो है वो सिर्फ एक माध्यम है, वो आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। तो पढ़ा लिखा होना
अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे आप बहुत बुद्धिमान हो गए या आपको जीने। हाँ, ये बात भी कहते हैं। कौन कहता है? नागार्जुन। हाँ बिल्कुल, तो ये कोई भी मतलब जीने का शऊर जो है वो सिर्फ पढ़ने लिखने से तो आता नहीं है ना। तो जरूरी है, मतलब हम जिस सेटअप में है उसमें पढ़ना लिखना जरूरी है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो, जबकि हमारे जीवन के ज्यादातर काम जो है उनसे होते हैं दिन भर, जो कम पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ाई लिखाई की है उनके बिना हमारा एक दिन नहीं चलता है। तो चंपा यही कहती है और यही है कि अगर पढ़ना लिखना है तो सब लोग मतलब किसी को कलकत्ता ना जाना पड़े, वो अपने ही गांव में रहे, अपने ही क्षेत्र में रहे, वहां रहकर अगर काम कर सके तो ज्यादा बेहतर है। और ऐसी पढ़ाई, मतलब पढ़ाई एक ऐसे समाज में जहाँ पर कि लोगों को सचमुच में बराबरी का हक हासिल नहीं है, वहां पर पढ़ाई से मतलब कोई रास्ता नहीं निकलता है। तो और ऐसे शहर जो रिश्तों की संभावनाओं को खत्म कर देते हैं, चंपा चाहती है कि ऐसे शहर बर्बाद हो जाएं। मतलब उस शहर की तरफ जिस तरफ लोग ललायित होकर देखते हैं कि हम शहर जाएंगे, हम वहां जाएंगे, उस वो इतना बड़ा शहर और उस समय का सबसे बड़ा शहर चंपा के लिए कोई महत्व नहीं रखता। और इतनी अक्ल जो है चंपा के पास है, इतनी समझ चंपा के पास है, और उसकी ये समझ हम सब पढ़े लिखों के लिए एक चुनौती की तरह है। यही त्रिलोचन कहना चाहते हैं।